हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के टॉप लघु और दीर्घ प्रश्न को। और ये जो है उसी का हम लोग दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबको बता देते हैं, जो नए आए हैं उनको बता देते हैं। हम लोग जो है एक सीरीज शुरू किए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जहां पर हम लोग आपको लगभग 100 से 150 प्रश्न को करवाएंगे और आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी से पूछेगा, क्योंकि हम आपको अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ प्रश्न को करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो पहला वीडियो बनाए थे वहां पर हम लोग 1 से लेकर के 17 या 16 प्रश्न तक कर दिए थे। ठीक है, बाकी आज जो है हम लोग 17 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो जो भी पहला वीडियो को नहीं देखें इसके बाद उनको जरूर देख लीजिएगा। और ध्यान रहे, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि सर सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे छात्र बोल भी रहे थे कि सर हम लोगों की जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी वो तो अच्छी है लेकिन सब्जेक्टिव का कुछ करिए, तो सब्जेक्टिव के लिए यही आपके लास्ट चांस है, आखिरी मौका है, इसलिए ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके लिए सिर्फ वही प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो कई बार पूछा गया है या पूछने का बहुत ही ज्यादा चांस है, और चुन चुन करके गिना चुना प्रश्न जो है आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको हर हाल में अच्छे से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहला वीडियो आपका बना था वहां पर हम लोग लगभग 16 या 17 नंबर प्रश्न तक कर चुके थे। आज जो है हम लोग 18 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका 17वां नंबर प्रश्न क्या था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं भाषा नीति के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग भाषा नीति के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है कि भाषा नीति है क्या। ठीक है, देखिए, भाषा से ही किसी जनसमूह की पहचान होता है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण एवं सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे भाषा नीति कहा जाता है। तो देखिए, दुनिया में अगर आप जीना चाहते हैं, जैसे बोलता है ना, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तुमको इंग्लिश भाषा आना जरूरी है, वही है भाषा नीति। तो भाषा नीति क्या हो गया? अगर आप भाषा लोगों का भावनात्मक एकता को उत्पन्न करता है, यानी कि आप अगर अच्छा बोल रहे हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होगा, वही गाली दे रहे हैं तो लोग आपसे भागेगा। तो भाषा देखिए कितना चीज है। एक आदमी है जो कि आपसे भाग रहा है क्योंकि आप उसको गाली दे रहे हैं, और एक आदमी जो आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आप उसे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो ये है भाषा नीति। इस तरीके से आपको लाइन को लिखना है। एक नियम आपको याद रखना है, जब भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे तो कम से कम आपको 3 से 4 लाइन लिखना ही लिखना है, या फिर आधा पेज, है ना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे तो कम से कम 2 पेज, चाहे जो लिखिए जैसे लिखिए लेकिन लिखना है। कुछ भी लिख दीजिए, गाना ही कभी कभी लिख दीजिए, लेकिन लिखना है। अगर नहीं आए तो, अगर प्रश्न का आंसर आता है तो फिर वैसा मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? देवनागरिक में लिखित हिंदी को क्यों राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? बताइए, देवनागरिक में जो लिखित हिंदी है, हिंदी को क्यों राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अब बहुत लोग बोलेंगे राष्ट्रभाषा क्या है, हम लोगों का हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं, वो राज्य भाषा है। तो बताइए इनको ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए, हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसलिए दिया गया कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ये आपका राज्य होगा यहाँ पर, ठीक है, राज्य होगा। तो क्योंकि इनको बोलने वाले की संख्या बहुत अधिक है, उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदी बोला जाता है। यही कारण है कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रति वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी को राजभाषा क्यों दिया गया? तो क्योंकि हिंदी बोलने वाले ज्यादातर जो लोग हैं, मतलब भारत में वो ज्यादा है, और ज्यादातर उत्तरी भारत में बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए जाएंगे, है ना, तभी आपको ये जो है याद रहेगा। एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। बाकी जो पीडीएफ ले लिए हैं उनको ये पीडीएफ मिल चुका है, बाकी जो नहीं लिए वो भी परचेस कर लीजिएगा फटाफट। चलिए, एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है देखते हैं। देखिए, देश में अलग अलग पार्टियां होती है, लेकिन इन्हीं पार्टियों में से एक के पास सत्ता होता है, अन्य पार्टी सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है, उसे ही एक दलीय प्रभाव कहा जाता है, एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी कि देश में बहुत सारी पार्टी है लेकिन सभी पार्टियों के पास सत्ता नहीं है, सत्ता तो किसी एक ही पार्टी के पास है ना, तो उसी को कहा जाता है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, है ना, जैसे कि अभी बीजेपी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा दल जो वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहता हो उसे ही वामपंथी दल कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट में अगर कोई स्थिति है, चाहे वो खराब हो या अच्छा हो, अगर इसके अलावा वो कोई अगर दूसरा स्थिति को लेके आएगा, ठीक है, इस स्थिति को, जैसे मान लेते हैं अभी बहुत ज्यादा महंगाई है, तो इसको लेके कोई अगर कोई मतलब महंगाई को हटा देगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग वामपंथी दल। तो ऐसा दल जो वर्तमान स्थिति को बदल करके नई स्थिति लाना चाहता हो उसे ही वामपंथी दल कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी वामपंथी दल के उदाहरण है।
ठीक है। अगला प्रश्न फटाफट हम लोग करते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन का तादाद बहुत ज्यादा है। हमने कहा आपको कम से कम आपको 150 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है, 100 से 150 प्रश्न करवाएंगे और 100% गारंटी देते हैं जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा आपको यहीं से पूछेगा। इसलिए इस बात को आप लिख लीजिए, टेंशन लेना आप छोड़ दीजिए क्योंकि अब वो जो धमाल है वो आ चुका है, ठीक है। चलिए, समाजवादी दल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको पूछा जाएगा समाजवादी दल क्या है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, समाजवादी दल एक ऐसा दल है जो वर्तमान स्थिति को बदलकर नया स्थिति लाना चाहता हो। उस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आजादी प्राप्त करना था, है ना। यानी कि समाजवादी दल एक ऐसा दल है जो कि वर्तमान स्थिति को बदल करके एक नया स्थिति लाना चाहता था। उस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आजादी प्राप्त करना। 1934 ईस्वी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, जिनका नाम क्या था, वरिष्ठ नेता ने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस दल में कई बार विभाजन हुआ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाजवादी दल वर्तमान स्थिति को बदलने का काम किया है ना। तो समाजवादी दल एक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी अगर आपको पूछे तो आपको ऐसे ही लिखना है कि इसने जो है वर्तमान स्थिति को बदलने का काम किया है और ये आजादी चाहता है। 1934 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो है इनकी स्थापना किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, ठीक है, और इनका कई बार इस दल का बंटवारा भी हुआ है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि समाजवादी दल जो है वो वर्तमान स्थिति को बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस पार्टी का उदय एवं पतन के क्या कारण थे? कांग्रेस पार्टी का उदय और पतन के बारे में तो हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। जैसे आप सिंपली आंसर दीजिएगा कि उदय का कांग्रेस पार्टी का उदय का निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला नेहरू जी का चेहरा, दूसरा कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी, तीसरा कांग्रेस के सामने उस वक्त में कोई भी पार्टी नहीं थी। अब पतन का क्या कारण है? तो क्योंकि नेहरू जी का मृत्यु हो गया, बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के चले गए और जो रीजनल जो पार्टी था वो ताकतवर हो गया। तो ये सारा कारण क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी का उदय का, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 सितंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इसके पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। उनके बाद कांग्रेस पार्टी के उदय के निम्नलिखित कारण था, जिसको रूप से निम्नलिखित यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर तो निम्नलिखित में आपका नहीं है, लेकिन हम आपको जो बताए वही लिखना है। जो लाइन आपको बताए ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला कांग्रेस पार्टी के उदय के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है? नेहरू जी का चेहरा, नेहरू जी की जो है बहुत बड़े नेता थे। दूसरा कारण है कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी थी, देश को आजादी दिलाने में इनकी बहुत बड़ी हाथ थी इस पार्टी की। तीसरा, उस वक्त में उसके सामने में जो भी पार्टी था वो बहुत कमजोर था, ठीक। अब पतन के क्या क्या कारण है? तो पहला कारण हमने अभी आपको बताया। पहला कारण क्या था कि जो नेहरू जी है उनकी मृत्यु हो गई 1964 में, ठीक है। उनके बाद दूसरा कारण बताया, जो बड़े बड़े नेता थे वो इस पार्टी को छोड़ के चले गए और अगला अपना अलग पार्टी बना लिए। तीसरा, इसके सामने जो क्षेत्रीय पार्टी था वो ज्यादा ताकतवर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। इसका आंसर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, हम सही कर देंगे बाद में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है? देखिए, 1938 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बम्बई के उद्योगपतियों के द्वारा उद्योग एवं आर्थिक क्षेत्र का विकास करे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि बॉम्बे प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था। कहने का मतलब है कि बॉम्बे प्लान सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? तो 1938 ईस्वी में लाया गया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बॉम्बे प्लान को लाया गया था, जिसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था कि जो भी बंबई में जो भी फैक्ट्री है, उद्योगपति है, उनके द्वारा जो भी उद्योग चलाया जाता है, ठीक है, उसी चीज को आर्थिक क्षेत्र का विकास करे, उसी से, है ना। इससे स्पष्ट हो जाता है बॉम्बे प्लान का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, डॉक्टर वर्गीज किरीरिया को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज किरीरिया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का निर्माण कब किया गया एवं कब लागू हुआ? तो वन सेकेंड, देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण फटाफट हम लोग करते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1950 को किया गया था, है ना। और उनको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण तो हुआ था 26 नवंबर 1950 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बताइए 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? 2 महीने बाद क्यों हुआ? जब तैयार इस दिन हो गया था तो 1-2 दिन के बाद लागू कर देना चाहिए था। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि आप लोग जानते हैं कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1930 में, जो 26 जनवरी 1930 में जो कांग्रेस पार्टी है वो जीत मना लिया था। जवाहरलाल नेहरू जो है वो आजादी का दिन मना लिया था, तो उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को लागू किया गया। आगे ये प्रश्न आएगा, हम लोग आपको बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज आप लोग चैटिंग वगैरह मत करिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। 100% वो कुछ ना कुछ आप जरूर लिख देंगे, है ना। आपके सामने एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो आप, अगर इस प्रश्न आएगा, अगर आप सुने हुए रहेंगे बात को, तो वहां पर कुछ ना कुछ आप जरूर लिख दीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हुए चलिए। बाकी जो पीडीएफ नहीं लिए, प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ये पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, व्हाट्सएप में दे चुके हैं। जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिए फटाफट, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ
3-4 पीडीएफ आपको देंगे एक एक सब्जेक्ट का, 100% आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, 7661532320 ये जो है नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। चलिए, दल बदल कानून से क्या समस्या है? वही है कि जब कोई सांसद या फिर विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे ही हम लोग दल बदल कहते हैं, है ना। तो जब कोई सांसद विधायक अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है उसे ही दल बदल कहा जाता है। लेकिन 92वां संविधान संशोधन जो कि 1985 के द्वारा दल बदल कानून को खत्म कर दिया गया। भारतीय संविधान के 10वां अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। ठीक है, तो 92वां संविधान में जो संशोधन किया गया था तो इस कानून को खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर 10वां अनुसूची में जो है दल बदल कानून का उल्लेख जो है दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत समझ लाते हैं अच्छे से। वैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ही हो जाता है अलग देश का मांग करना, उसी को द्विराष्ट्र, जैसे कि पाकिस्तान भारत बना तो ये द्विराष्ट्र हो गया, है ना। देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जिन्ना जी ने किया था, या विभाजन के बाद इन्होंने अलग देश का मांग किया, इसे ही द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत पूछे आपको बोल देना है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब हुआ कि इसका जो प्रतिपादन है वो जिन्ना ने किया और इसी के तहत पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, सामाजिक न्याय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। देखिए, समाज में सभी लोगों को समानता मिले, गरीबी बेरोजगारी दूर हो, सभी का मान मर्यादा सुरक्षित रहे, उसे ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। इसमें और भी आप लाइन जोड़ सकते हैं, जैसे सामाजिक न्याय मतलब जो उच्च नीच जाति है, किसी को जाति के आधार पर, किसी के रंग के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर उनको ना देखा जाए, है ना। जो गरीब तबके के लोग हैं उनका मदद किया जाए, जो जैसे क्या नाम है आदिवासी लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, तो यही है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, शरणार्थी लोग कौन थे, इनका पुनर्वास कैसे हुआ था, समझाएं। वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, एक बार जम करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को अगर पहली बार आया तो, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे पूरे तरीके से तैयारी कराई जाती है। बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं, उसको पता भी नहीं इस चैनल के बारे में, तो आप लोग भी एक बार शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, टेलीग्राम वगैरह में, है ना। आप लोग शेयर जरूर करेंगे दोस्त, तभी हम लोग को जो है और भी मजा आएगा वीडियो बनाने में। और आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का। आपकी पूरी तैयारी को हम लोग यहाँ पर, आपका जो भी सिलेबस है जैसा भी है सबको हम लोग मैनेज करके लेके चल रहे हैं, है ना। आपको सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, महामैराथन करवा रहे हैं, इनकी कोशिश कर रहे हैं कि आपका 15-20 दिन में तैयारी जो है वो बेहतर हो जाए। हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारा चीज आप पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। और आप सबको पता ही है, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो 100% जो नंबर है वो बहुत जबरदस्त आने वाला आप लोगों का, है ना, बहुत जबरदस्त। चलिए, अगला प्रश्न क्या था, शरणार्थी लोग कौन थे, इनका पुनर्वास कैसे हुआ था, समझाइए। देखिए, 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन हुआ था, है ना। भारत से कटकर एक अलग देश बनाया गया था, पाकिस्तान। पाकिस्तान से हिंदू भागकर भारत आ गए थे। लोग पंजाब, गुजरात, बंगाल में आकर बस गए। सरकार ने इन लोगों को रहने के लिए घर दिया, खेती करने के लिए जमीन दिया, इन लोगों को रोजगार दिया। इस प्रकार शरणार्थी का पुनर्वास किया गया। तो समझ में आ गया शरणार्थी किसे कहते हैं। यानी कि जब भारत का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से कुछ लोग भाग करके भारत आ गए थे और यहाँ के सरकार ने जो है उनको जगह दिया रहने के लिए, उनको जमीन दिया रहने के लिए, खाने के लिए यहाँ पर अनाज दिया, उनको नौकरी दिया, सलासी दिया। इसी चीज को कहा जाता है शरणार्थी का पुनर्वास। समझ में आ गया। अगला देखिए, नियोजन द्वारा विकास संबंधित नेहरू के विचारों के उद्देश्य क्या थे, फटाफट हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, नियोजन मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, आर्थिक क्षेत्र से राज्य का विकास हो, है ना, आर्थिक क्षेत्र से पूरे राज्य का विकास हो। विदेशी पूंजी को रोका जाए, जो विदेशी इन्वेस्ट किया जाता है। उनके बाद सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार दे। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सरकारी वगैरह उनको बढ़ाया जाए, है ना, लोगों को रोजगार देना। तो ये जो है क्या था, नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों का उद्देश्य था। यानी कि नेहरू जी का विकास था कि प्राइवेटाइजेशन जो है, विदेशी पूंजी यानी कि जो प्राइवेट है वो उसको कम किया जाए, सरकारी को बढ़ाया जाए। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य किसका था, नेहरू जी का था। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, शिमला समझौता क्या था, इसका क्या महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग कवर कर रहे हैं। मजा आ रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा डियर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाए, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो एक दो बात तो जरूर आता होगा कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था, है ना। एक ये भी बात आता होगा कि किस 1972 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का था, और ये जो शिमला समझौता वो पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ। अगर ये 2-4 लाइन आता है तो आप आसानी से आंसर को लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा हम बता देते हैं, जरूरी नहीं इसी को अपने शब्दों में। जैसे शिमला समझौता क्या है, देखिए, शिमला समझौता एक ऐसी समझौता है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। कब हुई थी, तो ये 1972 को हुई थी। क्यों हुई थी, मतलब इस तरीके से आपको जवाब देते जाना है, क्योंकि 1971 में भारत और
पाकिस्तान का जो है बहुत जम करके लड़ाई हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह हार हुई थी, बहुत बुरी तरह, हम लोग कह नहीं सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके बाद वो हारने के बाद फिर वो जो है इसी हारने के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया, वो जो है इसी चीज को समझौते में कि चलो ठीक है और हमला वगैरह नहीं करेंगे, एक समझौता कर लेते हैं, जिसका नाम पड़ा शिमला समझौता। तो हमारे तरफ से उधर उस वक्त में गई थी इंदिरा गांधी, ठीक है, और इस समझौते में साफ साफ लिखा गया था कि हम लोग किसी पर भी आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे। बस ये 2-3 चीज है। और शिमला नाम क्यों पड़ा, तो शिमला नाम क्योंकि ये समझौता शिमला नामक जगह पर हुआ था। इस तरीके से जो है आप आंसर को दे सकते हैं, 100% आपको नंबर वो फुल देगा। उसका मतलब क्या बोलेंगे है, एक गलत उसका जो है किसी का भी दम नहीं है कि वो आपका नंबर को काट सके, ठीक है। चलिए, शिमला समझौता क्या था, इसका महत्व को समझिए। देखिए, सन 1971 ईस्वी को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। पाकिस्तान 1971 में ही पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण किया था ना। इस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई, करारी हार हुई, ठीक है। बांग्लादेश में घुसकर भारत सेनाओं ने पाकिस्तान सेनाओं को हराकर शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया, है ना। यानी कि पाकिस्तान की सेना को हराया और जो पाकिस्तान का सेना था वो किसको दे दिया, शेख मुजीबुर रहमान को दे दिया, ठीक। एवं पाकिस्तान सेनाओं को बंदी बना लिया। सन 1972 को शिमला में इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो इनका नाम है, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो, याद रखिएगा उनका नाम क्या था, जुल्फिकार जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो, तो सन 1972 को शिमला में इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक को रिहा कर दिया गया और इस समझौते को शिमला समझौता कहा जाता है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है यार। चलिए अगला देखिएगा, सीमांत गांधी कौन थे, उनके द्विराज सिद्धांत के बारे में दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उनकी भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कहने का मतलब है कि सबसे पहले बताइए कि सीमांत गांधी है कौन और ये द्विराज सिद्धांत के बारे में इसके क्या राय था, है ना। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, NWEP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWEP यानी कि पेशावर के मूलतः निवासी, ठीक है। यानी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो कहाँ के थे, तो पेशावर के मूलतः निवासी थे, वहीं के वो जो है निर्वात नेता थे, है ना, वहाँ के नेता थे। वह कांग्रेस के नेता तथा लाल कुर्ती नामक संगठन के जन्मदाता भी थे, यानी कि वो कांग्रेस के नेता भी थे और एक लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था, तो उनको जो है किसने बनाया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही बनाया था, ठीक है। सब वे गांधीवादी अहिंसा शांति प्रेम के समर्थक भी थे, यानी कि वे जो है किसके किसके, गांधीवादी का जो अहिंसा वाला ये था कि कोई भी हम ये मतलब कि लड़ाई वगैरह नहीं करेगा, अहिंसा नहीं करेगा, खून खराबा नहीं करेगा, ठीक है। और मतलब कि सॉरी हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा में रहेगा, यानी कि खून खराबा नहीं करेगा, शांति प्रेम, उसके बाद इन सभी चीजों का जो है वो क्या थे, समर्थक थे, ठीक है। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। उनकी प्रसिद्ध सीमांत गांधी के रूप में थी, यानी कि उनका जो प्रसिद्धि है वो सीमांत गांधी, यानी कि वो सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे। वे द्विराज सिद्धांत के एकदम विरोधी थे, है ना। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है वो द्विराज सिद्धांत को नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान कोई देश बने, वो चाहता था सब मिलजुल करके एक साथ रहे, गांधी जी के जैसा। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया, ठीक है। और उनकी आवाज को जो है अनदेखी की गई, क्योंकि वो जो है पश्चिमोत्तर सीमा, पश्चिमोत्तर जगह में था, तो वो नहीं मिलना चाहता था पाकिस्तान में। लेकिन इसका बात को कोई नहीं सुना और वो जगह चला गया किधर, पाकिस्तान में, ठीक है। तो सीमांत गांधी के बारे में समझ आ गया। नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के थे, अहिंसा पर भरोसा करते थे, शांति प्रेम प्यार से रहते थे, मिलजुल के रहते थे, इसलिए इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना गया, ठीक है। लेकिन इनका बात को कोई नहीं सुना और पाकिस्तान में उस जगह को कर दिया गया। अगला प्रश्न आपका, भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि आपको सिंपली क्वेश्चन कितना आसान पूछा रहा, समझ सकते हैं कि भारत में जो विपक्षी दल उदय हुआ है उसके बारे में एक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, विपक्षी दल तो उदय 67 के पहले तो नहीं हो पाया था, क्योंकि पहला आम चुनाव आपका कब हुआ था, 1952 में, जहां पर कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई। फिर दूसरा चुनाव हुआ 1957 में, यहाँ पर भी कांग्रेस की जीत हुई। फिर 1962 में आपका चुनाव हुआ, तीसरा आम चुनाव, यहाँ पर भी कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई। लेकिन 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई और नेहरू जी की मृत्यु के बाद पार्टी का धीरे धीरे बड़ा नेता जाने लगा और 1967 तक, सिर्फ 1967 नहीं 1969 तक, है ना, 1969 तक जो है, मतलब कि 1967 तक तो ये राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव हुआ था, तो वहीं पे उसी समय जो है बहुत बड़ा बड़ा नेता निकल गया। फिर 1969 में कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, और उसी समय के बाद विपक्षी दल का उदय होना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए, 1952-67 के दौर में कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा। उस युग को एक दलीय प्रभुत्व का दौर भी कहा जाता है ना। 1952 और 67 के दौर को क्या कहा जाता है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। उस दौर में भी विपक्षी पार्टियों विद्यमान थी, यानी कि उस वक्त में भी विपक्षी पार्टी था, लेकिन उतना दबदबा उनका नहीं था। उनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से ही कहीं पहले बन चुके थे, यानी कि कई ऐसा भी पार्टियां था जो कि 1952 का आम चुनाव नहीं, बहुत पहले से बनी हुई पार्टी है, लेकिन फिर भी उसका दबदबा नहीं था, ठीक है। उनमें से कुछ ने
70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जो 1952 से पहले जो भी पार्टी बना था तो वो 70 का दशक में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, खास करके भारत की राजनीति में। ठीक है, इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहार को सुचिंतित आलोचना की, विपक्षी दलों ने शासक इन पर अंकुश रखकर बहुत इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति असंतुलन बदला। कहने का मतलब है कि ये दल जितना भी विपक्षी दल था वो कांग्रेस पार्टी का जो नीति था, जो भी नीति था, जो भी वो काम कर रहा था, जो भी व्यवहार था, उनका हमेशा ये लोग क्या करता था, आलोचना करता था विपक्षी दल। और ये शासक उनका हमेशा मतलब कि उन पर बाधा डालता था, उन लोगों का काम पर हमेशा आलोचना करता था, क्रिटिसिज्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप अच्छा काम करो तो उसमें भी विपक्षी पार्टी का काम ही वही होता है। विपक्षी पार्टी का काम क्या होता है, तुम अगर गलत कर रहे हो तो उसको बताना ही है, अच्छा भी करोगे तो उसमें भी वो जो गलत है उसको बताएगा। ठीक है, प्रमुख विपक्षी पार्टियों में उस वक्त में, यानी उस वक्त का जो पार्टी था विपक्षी पार्टी में, स्वतंत्र पार्टी था, भारतीय जनसंघ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, सोशलिस्ट पार्टी, ये सभी उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के विरोध में, विपक्ष में प्रमुख पार्टी था। बीजेपी उस वक्त में नहीं था, बीजेपी आपका आया है 1980 में, है ना, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये सारा पार्टी जो है उस वक्त में कांग्रेस के विपक्षी दल के रूप में था और कांग्रेस को एक तरीके से समझे बहुत बड़ा चुनौती दे रहा था ये सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, वामपंथी दल से आप क्या तात्पर्य? वामपंथी दल लिखा हुआ है। ठीक है, वामपंथी दल से क्या तात्पर्य? देखिए, राजनीतिक दल दक्षिणपंथी या वामपंथी, ये आपका दक्षिण है, टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो गया जी। राजनीतिक दल दक्षिणपंथी या वामपंथी दल पूंजीवादी व्यवस्था को एक नई व्यवस्था लाना चाहता है, यानी कि इसको बदल करके जो है क्या लाना चाहता है, इसको बदल करके एक नई व्यवस्था लाना चाहता है। यानी कि जो वामपंथी दल है, इसका कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक दल वामपंथी या दक्षिणपंथी दल या वामपंथी दल, दल पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था लाना चाहता है, जिससे समाज के जो भी दुर्बल लोग हैं, जो भी कमजोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिस पर अत्याचार वगैरह होता है, इन लोगों का क्या हो, कल्याण हो सके। ठीक है, तो राजनीतिक दल क्या लाना चाहता है, दक्षिणपंथी या वामपंथी दल पूंजीवादी व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था को लाना चाहता है, जिससे जो दबे हुए लोग हैं, जो कमजोर मजबूर लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनका क्या हो, कल्याण हो, उनका जीवन भला हो। ठीक है, समाज में समानता लाना इनका मुख्य उद्देश्य है। समाज में समानता का मतलब हुआ कि हम लोग जैसे नीचे अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अरे उसको बगल में बैठने देंगे, उनका गिलास में पानी नहीं पियेंगे, है ना। शादी वगैरह को लेकर के हमेशा दिक्कत होता है कि ये वो जाती है, वो जाती है। तो ये सब चीज को छोड़ करके समानता हो, जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म हो, ना ही कोई चीज हो, सिर्फ क्या हो, मानवता हो, इंसानियत हो। ठीक है, तो यही जो है वामपंथी दल से तात्पर्य है और यही ये लोग चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ताशकंद समझौता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। ताशकंद समझौता के बारे में भी आपको अक्सर बार प्रश्न पूछा जाता है। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा लास्ट में कमेंट करके जाइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। और इस तरह का वीडियो जितना भी सब्जेक्टिव का बनाते हैं आप लोग को शेयर जरूर करना है, तभी हम लोग को भी मजा आएगा बनाने में, है ना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट तो ताशकंद समझौता के बारे में आपको पता ही है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था, जब यहाँ के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और इस समझौता को भी क्यों किया, ये भी समझौता जो है पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। 1965 में जो पाकिस्तान है वो भारत पर हमला किया था और इसके बाद ही ये समझौता हुआ था। ठीक है, अब इसी 3-4 बात को अगर आपको याद है तो आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जी हाँ, देखिए, भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद दोनों के बीच एक संधि हुई, है ना। 1965 का जब युद्ध हुआ तो इनके बाद जो है एक संधि हुई, जिसे हम लोग कहते हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो है वो सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ था, है ना। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, इधर से कौन थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो इधर से कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के उस वक्त में राष्ट्रपति थे अय्यूब खान। इन दोनों के हस्ताक्षर हुआ था कब? 11 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। ठीक है, तो और यानी कि यह हस्ताक्षर हुआ और उसी समय 11 जनवरी 1966 को ही जो है लाल बहादुर शास्त्री को हृदय गति रुकने से, यानी कि उनको हार्ट अटैक एक प्रकार का आ गया और उनकी उस वक्त में मृत्यु हो गई। चीजें आपको समझ में आ गई। तो किसके पाकिस्तान से कौन था? राष्ट्रपति था जिनका नाम था अय्यूब खान। क्या नाम था? अय्यूब खान। और हम लोग के इधर से प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और इन दोनों के बीच ही ये समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। ताशकंद नामक जगह पर हुआ था, है ना। और ये किसके मतलब के दबाव में, या फिर इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? एक तरह से रूस कर रहा था। रूस में ही जाकर के ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ताशकंद समझौता आपको समझ में आ गया। कब हुआ था? 1966 में। ये भी आपको समझ में आ गया। अगला देखिएगा, रियो डी जेनरे से क्या तात्पर्य है? रियो डी जेनेरियो लिखा हुआ है आपका, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ रियो डी जेनेरियो। ठीक है,
रियो डी जेनेरियो, ये आपका लिखा हुआ है। तो रियो डी जेनेरियो से क्या मतलब है देख लेते हैं। देखिए 1992 ईस्वी को, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उन्नीस सभी सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इस वीडियो में लेके आए हैं ना, जितना भी इस पीडीएफ में लेके आए हैं, ये सारा क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग को ये नहीं सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। बाकी बोल देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग को ले लीजिएगा। जो पीडीएफ ले लिए हैं, नहीं लिए हैं, वो जरूर ले लीजिएगा डियर, क्योंकि आपको 249 रुपये भी नहीं देखना है। ऑल सब्जेक्ट का आपको 249 रुपये में सब कुछ हम लोग दे रहे हैं, जितना भी आपकी तैयारी जिससे पूरी हो जाए, सब कुछ आपका हो जाए, मतलब दे रहे हैं। तो जो नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द ले लीजिएगा। इंग्लिश का आपको गेस्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं, इंग्लिश का गेस्ट क्वेश्चन, और 100% अगर इंग्लिश में आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो जितना गेस्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद टाइम बचेगा तो दूसरे को पढ़ लीजिएगा। और 100% कहते जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी से पूछेगा जो हम दे रहे हैं, और कल ही से सबको दे रहे हैं, ठीक है। 15 तारीख से 13 तारीख से, तो 12 तारीख से, तो जिसको भी लेना हो फटाफट आप लोग ले लीजिएगा। अगर सिर्फ इंग्लिश का लीजिएगा, अगर यानी कि ऑल सब्जेक्ट का सब कुछ लीजिएगा तो 99 रुपये, और ऑल सब्जेक्ट का लीजिएगा सब कुछ का मिला के 249 रुपये, फटाफट आप लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए, रियो डी जेनेरो का क्या मतलब होता है। देखिए 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन इसलिए हुआ था कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए, है ना। यानी कि पूरे दुनिया में जैसे फैक्ट्री की वजह से या फिर प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा पर्यावरण जो है नुकसान हो रहा है ना, तो इसको सुरक्षित किया जाए। तो ये इसी के चलते 1992 में जो है रियो डी जेनेरो नामक एक जगह है जो कि ब्राजील में है, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था, है ना। और यह सम्मेलन इसलिए हुआ था क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए। कई देश के प्रतिनिधि इस सम्मिलित हुए थे, यानी कि कई देश के प्रतिनिधि थे जो कि इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन को रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियो कहा जाता है, क्योंकि ये सम्मेलन रियो नामक जगह पर हुई थी। इस सम्मेलन में लगभग 170 देश शामिल हुए थे। कितने? 170, जिसमें से लगभग 500 मिलियन डॉलर रुपया खर्च हुआ था। और इसमें कितना रुपया खर्च हुआ था? लगभग 500 मिलियन डॉलर, और 170 से ज्यादा देश यहाँ पर भाग लिया था। और इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहा जाता है क्योंकि यह सम्मेलन रियो नामक जगह पर हुआ था। इस प्रकार का आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तालिबान से क्या समझते हैं, एक ध्रुवीयता से क्या समझते हैं, परमाणु युद्ध और उसके प्रभाव की विवेचना करें। यहां तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। उनके बाद जो आपका पार्ट 3 आएगा, ठीक है, पार्ट 3, तो यहाँ हम लोग मैकमोहन रेखा से शुरू करेंगे पार्ट 3 में। ध्यान रखिएगा 41 से पार्ट 3 जो आपका वीडियो आएगा। तो जो भी इस प्रकार के वीडियो को नहीं देखेंगे, सारा वीडियो को देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक हम दे देंगे सारा वीडियो का, ठीक है ना। और पीडीएफ ले लीजिएगा ताकि वीडियो खत्म नहीं करता, आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए, तालिबान से क्या समझते हैं। तो तालिबान जो है वो क्या है, अभी अफगानिस्तान को कब्जा करके रखा है ना। तो देखिए तालिबान जो है एक आतंकवादी संगठन है। जो आपका किताबी लैंग्वेज है, हम आपको बिल्कुल वही चीज को सुना रहे हैं, ठीक है। तालिबान क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। ये लोगों को पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवादी परीक्षण पाकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, एवं ये लोग अन्य देशों में भी आतंकवादी दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं को ही तालिबान कहा जाता है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि तालिबान जो कि अभी अफगानिस्तान को कब्जा करके बैठा है, पूरे अफगानिस्तान को, ये जो है एक आतंकवादी का संगठन है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। वैसे तो एक ध्रुवीयता का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। एक ध्रुवीयता जब भी अगर बात हो जाए तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि पूरी दुनिया जो है दो खेमों में बट गई थी, है ना। और एक ध्रुवा मतलब पूंजीवादी विचारधारा को एक ध्रुवा, दो ध्रुवा का मतलब दोनों, है। देखिए दूसरी विश्व युद्ध के बाद, दूसरी विश्व युद्ध कब से कब तक चली थी? 1939 से लेकर के 1945 के बीच चली थी, है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर और ज्यादा मिल जाएगा। बहुत लोग क्या करेगा, दूसरी विश्व युद्ध के बाद डायरेक्ट लिखेगा, कोई क्या लिखेगा, डेट भी लिखेगा। तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होगा बोलेगा अरे भाई ये तो एकदम बवाल है, ये बच्चा तो एकदम कमाल है ना। चलिए, दूसरे विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था? 1939 से 45, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो खेमों में बट गया था शीत युद्ध के कारण, है ना। या एक पूंजीवादी विचारधारा था और दूसरा क्या था, समाजवादी विचारधारा या फिर साम्यवादी विचारधारा, जो कि 1991 ईस्वी को इसका विघटन हो गया। यानी कि जो समाजवादी विचारधारा था ये 1991 में खत्म हो गया, और ये खत्म होने के बाद टोटल 15 नया देश बना, ठीक। अब एक बचा था, एक ही विचारधारा बचा था जिनका नाम क्या था, पूंजीवादी। तो पूरी दुनिया में एकमात्र विचारधारा बचा था जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अमेरिका। पूरी दुनिया में देखते देखते अमेरिका का वर्चस्व, जो दबदबा है, जो दादागिरी है, वो बढ़ता गया, और इसे ही हम लोग कहते हैं एक ध्रुवीयता। समझ में आ गया एक ध्रुवीयता का मतलब, इसका दबदबा बढ़ने से, है ना। अगला प्रश्न है, परमाणु युद्ध और उसके प्रभाव की विवेचना करें। परमाणु युद्ध क्या होता है और उसका प्रभाव क्या क्या होता है, इफेक्ट क्या क्या होता है, उसको देखते हैं। देखिए, परमाणु युद्ध एवं इसके प्रभाव को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया, निम्न रूप से दर्शाया गया। सबसे पहला, तीसरा विश्व युद्ध में अगर परमाणु बम का प्रयोग किया गया तो पूरे विश्व में मानव जाति खत्म हो जाएगा। ये जाति लिखा हुआ आपका। तो तीसरा विश्व युद्ध में अगर परमाणु बम का प्रयोग किया गया तो पूरे विश्व में मानव जाति जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने 1945 को किया था। किस पर? जापान पर किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, है ना। और
जापान पर जो है अमेरिका सबसे पहले 1945 में किया था इसका प्रयोग, परमाणु बम का प्रयोग। ठीक है, कौन कौन सा जगह पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर, और इसी के बाद जो दूसरे विश्व युद्ध है वो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो परमाणु बम का प्रयोग जो है सबसे पहले अमेरिका ने 1945 ईस्वी को जापान पर किया था। इसका प्रभाव यह पड़ा कि, है ना, इसका प्रभाव यह पड़ा कि जापान आज भी इसके कहर से जूझ रहे हैं। आज भी वहां पर नंगरा लूल्हा बच्चा पैदा हो रहा है, अपाहिज बच्चा पैदा हो रहा है। जी हाँ, इतना परमाणु बम खतरनाक है। कितना साल हो गया? लगभग लगभग आप समझिए 55 साल उधर और इधर आपका 20 साल। 55 और 20 कितना? 65 साल, लगभग 75 साल लगभग हो गया, है ना। 75 साल के बाद भी आज के दिन तक जो है वहां पर क्या हो रहा है? अपाहिज बच्चा पैदा हो। तो समझिए परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं 41 नंबर तक। कल मैकमोहन रेखा के बारे में पढ़ेंगे और भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे हम आपको बताएं टोटल लगभग आपका, मुझे जहां तक लगता है 150 से कम क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितना क्वेश्चन है? 188 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को जब हम आपको करवा देंगे तो 100% गारंटी रखिए, यकीन रखिए आपकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वीडियो था। इसी तरीके से तीसरा चौथा आएगा। आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यू अगर ज्यादा आएगा तो हम लोग भी और ज्यादा मेहनत करेंगे और हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे और 15 दिन के बाद फिर हम लोगों का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगा एग्जाम के दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्यार दिया। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी पीडीएफ जिनको लेना है उनको नंबर वगैरह हम कई बार दे चुके हैं। ठीक है, आप लोग आराम से जाकर के ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।